जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के क्वेश्चंस, MIQs और PYQs, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों करेंगे। जैसे CBSE का पैटर्न होता है 1, 2, 3, 5 मार्क्स, ऐसे हम लोग चलेंगे बिल्कुल, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखिए ये बीच में लेक्चर इसलिए आया है क्योंकि रोटेशनल मोशन के हमें 1 से 2 अभी लेक्चर करने पड़ेंगे। उसके बाद उसका एक मैराथन वीडियो आएगा जिसमें हम रोटेशनल मोशन के सारे सवाल करेंगे। स्टार्टिंग जैसे यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, किससे स्टार्टिंग यहाँ पर आपकी रहेगी CBSE से, फिर थोड़ा JEE मेंस का लेवल वगैरह भी छुएंगे, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। वो आपसे क्या करा, इसने ये कहा है कि फोर्स जो है हमारी चेंज होगी, है ना, अगर हमने क्या किया, एक कोई डाइलेक्ट्रिक है उसको डाइलेक्ट्रिक को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक आप जानते हो, कोई भी मटेरियल होता है उसकी कुछ के की प्रॉपर्टी होती है, के वैल्यू होती है ना, जिसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, है ना। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो के वैल्यू आती है। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ होगा, तो आप सब जानते हो इसका आंसर अब लिखने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है फोर्स चेंज होगी अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज करते जाए, के की वैल्यू बढ़ाते जाए तो फोर्स में कुछ चेंज होगा। तो आप जानते हो के क्या होता है, के आपका होता है सिंपल सा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की स्पेलिंग ये रहती है, वैक्यूम, है ना, इसमें कंफ्यूज ना होना। और आपसे कहते हैं फोर्स बिटवीन, ये होती है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, ये रहता है। ठीक, सिंपल सा। अब आप देखो इन एनी मीडियम, इन्होंने कहा है फोर्स चेंज होगी किसी मीडियम की तो बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात जब तक बताए ना तब तक तो आप कोई मीडियम ले लोगे। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि हमने के की वैल्यू बढ़ाई है, तो ये जो फोर्स है नीचे, ये इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में FM किसी मीडियम की, और ये जो फोर्स है वैक्यूम की, ये तो नॉर्मली रहेगी। वैक्यूम में क्या है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया गया है। तो आप इसमें देखोगे के की वैल्यू अगर हमने इंक्रीज की तो ये चीज़ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, जो के है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f इन मीडियम के। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर ये के बढ़ेगा तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ है ये घटेगी। बस यही आपसे पूछेगा, तो आप कहोगे हाँ फोर्स चेंज होगी, और चेंज कैसा होगा कि फोर्स हमारी मीडियम की डिक्रीज होगी, है ना, ये साइन डिक्रीज ही का होता है। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुई नहीं, ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आई ना। अब इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, अ चार्ज रॉड है ना, P, वो एक को अट्रैक्ट करेगी, R को अट्रैक्ट कर रही है, और जो हमारी Q है उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण देना, क्या कहते हैं, टिप्पणी करनी है या फिर डिस्कशन करना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, अ चार्ज रॉड P अट्रैक्ट रॉड R, चार्ज जो P है वो R को अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है किसको, Q को। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज डेवलप बिटवीन Q एंड R। समझो, P जो है अट्रैक्ट कर रहा है किसको, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है R को। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पहले हम लिख रहे हैं अभी ना, ये क्वेश्चन, P अट्रैक्ट कर रहा है R को, ठीक है, और P जो है वो रिपेल कर रहा है किसको, P रिपेल कर रहा है आपके Q को। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, तो Q और R में क्या होगा ये बताओ, Q और R में क्या होगा ये बताओ। अब देखो इसको तो हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकली करके मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये P और R अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो ये निगेटिव हुआ, बिल्कुल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से मानना है ना, अपनी तरफ से। अगर इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये निगेटिव हुआ R, बिल्कुल। अब अगर आप यहीं पर ऐसे चलना, अब हमने P को फिर से पॉजिटिव माना, एक बार जो चीज़ मान ली वो तो नीचे होगा। ये थोड़ा सा रीजनिंग वाला भी सिस्टम इसमें चलता है ना, जो थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। इसको पॉजिटिव मान लिया, अब ये आपस में रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा तभी तो रिपेल होगा, सिंपल सी बात है। तो अब ये Q पॉजिटिव है, यहाँ से पता चला, और R निगेटिव है, तो ये हमेशा आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर इन यूनिवर्स, इन नेचर, ऐसे आप लिख सकते हो, इन नेचर या फिर इन यूनिवर्स। ठीक है, ये तो ये हमेशा अट्रैक्ट होंगे, है ना, मतलब कहीं भी इनको ले जाओगे तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे। ये तो आपने पढ़ा ही है क्वांटम इंटेंगलमेंट में कि एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है और एक पार्टिकल दूसरा कहीं भी है, अगर वो कभी एक साथ रहें, कभी भी एक साथ रहें, तो उनको कितनी भी दूर भेज दिया जाए, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम इंटेंगलमेंट, है ना, क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये रहती है
इसमें रहता ये कि एक पार्टिकल अगर कभी दोनों साथ रहें तो एक पार्टिकल को आप कितनी दूर, मतलब किसी से ट्रैवल करा के ब्लैक होल से बहुत दूर भेज दो, है ना, तो वो क्या करेगी, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में स्पिन करेंगे। मान लो ये ऐसे स्पिन कर रहा है, एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक हमारा क्लॉकवाइज करेगा। ये रहता सिंपल सा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया है। क्वेश्चन आपका है डिफाइन 1 कूलॉम। 1 कूलॉम डिफाइन करना है। देखो ये हमने पहले भी किया था, लेकिन इसका एक तरीका और बताएंगे। मार्कर जब तक देख लेते हैं कहाँ पर है। मार्कर मिल गया, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आया। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पूछा है डिफाइन 1 कूलॉम। ये 1 नंबर में बहुत आता है, ठीक है, 1 कूलॉम, है ना। 1 कूलॉम ऑफ चार्ज करके भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये सिंपल सा रहता है। अगर आपको इसकी डिफिनीशन लिखनी, पहले तो समझ लो क्या है। इसमें ये रहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी, है ना, 1 कूलॉम कहा जाएगा। चार्ज ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलॉम इफ इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना, ऑन इक्वल चार्जेस। और उनकी डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, ऑन इक्वल चार्जेस विद डिफरेंस ऑफ 1 मीटर, है ना। ये चीज़ ऐसे होती है। ये हमारा एक चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव नेगेटिव ले लो। इसको समझने का डायग्राम से, डिस्टेंस हमारी 1 मीटर, ठीक है। इक्वल चार्ज है, यूनिटी चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स हो वो कितनी हो जाए, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये ऐसे। अब ये कैसे आया था, हम लोगों ने बताया भी था कि F = K × Q1, दोनों को 1 1 मान लेते हैं चार्ज को, और आपके इसको क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। तो F = आता है K, और K की वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹। अब ये न्यूटन के सामने है तो न्यूटनी तो वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे इसको डिफाइन करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रोटॉन है हमारा और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। दोनों यूनिफॉर्म फील्ड में रखे गए हैं। विच ऑफ टू एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स एंड ग्रेटर एक्सेलरेशन। ये बताइए, ठीक है। ये हमारी, देखो बना के दिखा देते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ज़्यादातर ऐसे ही देखोगे, SC वर्मा बुक में भी, NCERT में भी ऐसे बनी है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज Q की वजह से ना, बड़ा चार्ज है उसकी वजह से, ऐसे मान लेते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन और रखा हुआ है प्रोटॉन, ठीक है। आपसे पूछा है दोनों में क्या क्वेश्चन था, कौन एक्सपीरियंस फोर्स करेगा ना, ग्रेटर कौन फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स और ग्रेटर एक्सेलरेशन। ये आपको बताना है, ग्रेटर एक्सेलरेशन। अब ये बताओ, अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन कैसे होगा, अभी हम समझा रहे हैं आपको। आप सोचोगे अगर जो ग्रेटर फोर्स है तो ग्रेटर एक्सेलरेशन भी होगा, तो यहाँ देखना इसका आंसर ये है, ग्रेटर एक्सेलरेशन जो है, ग्रेटर एक्सेलरेशन जो है वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। लेकिन ग्रेटर फोर्स किसी की नहीं होगी, दोनों की फोर्स होगी इक्वल। अब भाई ये क्या हुआ, दोनों की फोर्स होगी इक्वल। अगर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है तो जो फोर्स है हमारी वो उसकी कैसे ज़्यादा हो गई, ये आपके दिमाग में तो आया ही होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वो हमने जो पढ़ी थी वो काइनामेटिक्स थी, और वो क्या थी आपकी, काइनाडायनेमिक्स थी ना, काइन की डायनेमिक्स यानी कि मोशन की डायनेमिक्स जिसको कहते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ फॉर्मूले याद रखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्या होता है आपका, चार्ज, ठीक है, इसको बेस मानेंगे। और दूसरा आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F = ma पढ़ा है बिल्कुल कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप चाहोगे तो FA को क्या लिख लोगे, A/m, ये लिख सकते हो बिल्कुल, ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए। लेकिन वैल्यू हम इसको देंगे, ठीक है, इस फोर्स के, इस फॉर्मूले को ज़्यादा वैल्यू देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये उसमें ज़्यादा काम आता है, क्या कहते हैं, उसमें काइनेमेटिक्स में, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ज़्यादा काम आता है। तो अब इसमें सिंपल से देखना, ग्रेटर फोर्स जो है वो दोनों की क्या होती है, जो ग्रेटर फोर्स पूछा है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, दोनों में इक्वल फोर्स होगा। क्यों, देखो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, चार्ज दोनों का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला क्या हुआ फोर्स का, Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आप Q के, बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अब चार्ज तुम देखो, चाहे इसका चार्ज देखो चाहे इसका चार्ज देखो, हम देखो प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे तुम इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो चाहे प्रोटॉन का चार्ज देखो, दोनों का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम।
अब एक का माइनस में होता है, एक का प्लस में होता है, वो तो कन्वेंशन हम लोगों ने बनाई है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, लेकिन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो वो तो सेम ही होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे इक्वल फोर्स रहेगी, यहाँ तो कुछ चेंजमेंट नहीं। अब बात आ गई ये जो ग्रेटर एक्सेलरेशन कैसे है इलेक्ट्रॉन का, तो इसके लिए हमारी ये वाली बात आ गई, दोनों में फोर्स सेम है, फोर्स सेम है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 800 पता नहीं 800 गुना कम होता है, किससे? प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अब जब मास हमारा लेस हो गया, यहाँ ऐसे लिखोगे आप, अगर मास जो है वो हमारा लेस है किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स जो है आपकी इलेक्ट्रॉन की Fe जिसको कहेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगी किससे? Fp से, इसकी मदद से, है ना, इसकी मदद से। ये तो सिंपल सा था, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक चीज़ देखो, क्वेश्चन भले हमने अभी तीसरा किया लेकिन इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। पहले तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखना, ये ऐसे फॉर्मूला आएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q है सब आपस में एक ही, लेकिन आपको इसे E = F/Q करके याद रहेगा, तो आप झट से को सवाल नहीं करोगे। पता चले फोर्स दी हुई है कुछ 10 न्यूटन और ये चार्ज दिया है 2.5 चार्ज है ना कूलॉम में, तो आप तुरंत निकाल दोगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी पता चलती है, न्यूटन पर कूलॉम, सिंपल सी बात है ना, ये भी पता चलता है। चलो ये तो हुआ। अब इसके आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स कैन इंटरसेक्ट। ये तो आप लोगों को पता है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होता है। हमने बताया था, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जा रही है, एक ये जा रही है, यहाँ से आप बनाओगे टेंजेंट ये बनेगी, यहाँ से टेंजेंट बनाओगे ये बनेगी। अब देखो दोनों एंगल बन गया, मतलब एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, तो एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, ये कभी नहीं हो सकती ना, ये चीज़ रहती है। एक क्वेश्चन और आता है ना, जो हम मतलब मेरे दिमाग में आया, शायद कभी CBSE में आ जाए, अभी तक तो पूछा नहीं गया, आपको ज़्यादातर बुक में भी नहीं मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूस क्यों होती है ना, या इसे नॉर्मली क्वेश्चन है, इसमें स्लाइड में नहीं है ना। जैसे आपसे कहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये ऐसे ऐसे कर चलती है ना, कोई भी हो सकता है, कर्व भी से हो सकता है, ये जंप क्यों नहीं करती, ऐसे क्यों नहीं होती, बीच में गैप क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर ये गैप होगा ना, गैप होगा तो इसका मतलब ये होगा कि बीच में कोई चार्ज नहीं है, बीच में कोई चार्ज नहीं, और बिना चार्ज के, जहाँ चार्ज नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ गैप आ गया मतलब यहाँ कुछ है नहीं, रीजन वैक्यूम है, और वैक्यूम में चार्ज कहाँ से होगा, ठीक है, तो ये चार्ज नहीं रहेगा यहाँ पर, ये सिंपल सा है, यहाँ पर चार्ज भी नहीं रहेगा, ये इतना सिंपल सा है, ठीक है। जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है हमारा, ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो 4th नंबर होगा, आपसे कह दिया एक ये ऐसे बना है, उसका ग्राफ है वोल्टेज का ना शायद तक, हाँ वोल्टेज का, ये हमारा ए है, ये आपका बी है, ये पूछा है। और आपसे कह दिया द ग्राफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी वर्सेस इंक्रीज द चार्ज। देखो ये वी है हमारा यहाँ पर, है ना, और ये आपका क्या है, तो ये वी है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वी क्या हो जाएगा, वी बी, और यहाँ पर आप ये देखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा वी ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे सिंपल सा पूछा, विच ऑफ द टू कैपेसिटर हैव द हायर कैपेसिटेंस एंड वाई, किसका जो कैपेसिटेंस हाई होगा और क्यों होगा, आपको सिंपल सा ये बताना है। तो अब यहाँ पर वो तुरंत बता देगा, जिसको फॉर्मूला बताया कैपेसिटेंस का होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, बिल्कुल चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब दूसरी चीज़ यहाँ काइनेमेटिक्स का क्या यूज़ होगा, अब जिसको ये पता है कि कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है, θ1 वाला, θ2 वाला, बी वाला या ए वाला, तो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर ए जो है, ए है हमारा, उसका एंगल आप देखो, और जो बी है उसका एंगल देखो, थीटा जिसका ज़्यादा है, स्लोप जिसकी ज़्यादा है, उसी का तो आपका क्या एंगल ज़्यादा होता है। तो आपका ये जो है सी बी, ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन वी बी, ठीक है। और आपका जो ये चार्ज तो कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, चार्ज कांस्टेंट बताया है। अब देखो जब तक ना कहा जाए तो चार्ज कांस्टेंट होगा, ये भी बात रहती है। और आपसे सी ए पूछ दिया तो उसकी वैल्यू आ गई क्यू अपॉन आपकी वी ए। अब यहाँ सिंपल सा आपको दिख रहा है कि जो हमारा वी ए है, वो छोटा है वी बी से, ठीक है। तो आपका जो कैपेसिटेंस है कौन सा, सी ए, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, सी बी से। ये समझ में आया क्यों भाई, देखो ये अपोजिट है,
ये जो हमारा कैपेसिटेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो भाई जिसका वोल्टेज कम है, जैसे VA का कम है तो कैपेसिटेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये आंसर रहेगा। और आपको इसको ऐसे करके दिखा देना है बिल्कुल, ठीक है। ये स्टेप वाइज चला है, पहले ये इतना लिखा, फिर यहाँ पर ये बताया, इसको 0.1 नाम दोगे, यूजिंग लिखोगे यहाँ पर, यूजिंग है ना, CBSE वाले जो यूजिंग हमारा जो फर्स्ट इसका नाम दे दिया, और इसके बाद ये आराम से कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब इसके आगे क्वेश्चन आपसे कहा है, एक कोई इलेक्ट्रिक, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, वो व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 30 का एंगल बना के रखे हुए हैं बिल्कुल। और आपसे कहा है उसने एक्सपीरियंस किए फोर्स हमारी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, उसमें टॉर्क लग रहा है 9 × 10 की पावर आपका कितना हो गया 26। तो हमको कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, सिंपल सा है। फिर तो क्वेश्चन आपको दिया है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक दे दी है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 10⁴। अब यूनिट तो आप लोग को पता ही है, न्यूटन पर कूलॉम, ये है सिंपल सी। तो देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्वेश्चन को अगर आपको फिगर्स कहेंगे ना, विद फिगर समझाओ, तो उसमें फिगर नहीं बनाया है, तो आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक है। कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल है डाइपोल का हमारे, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्मली मान लो, ये हुआ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज प्लस Q होगा तो एक यहाँ माइनस Q होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी जाएगी ना, क्योंकि ये अंदर है ना। अब डाइपोल कैसा होता था, प्लस और माइनस होता था, और बीच में डिस्टेंस होती थी हमारी 2L, इतना तो पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा है कि जो एंगल है वो 30 डिग्री, तो कुछ चीज़ें आप लिख लो, इसे दिखाया जाता है ना, गिवन लिखा हुआ है हमको थीटा, जो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन में जब आप लिखते हो, मान लो क्वेश्चन नहीं हो रहा है लेकिन आप गिवन लिख देते हो, तो CBSE वाले क्या कहते हैं, मार्किंग में आपको नाम दे, वो क्या कहते हैं, थोड़े नंबर दे देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है 10⁴, ठीक, ये दी हुई है। यूनिट लिखना हो तो लिख सकते हो, तो कोई इतनी जरूरी नहीं। उसके बाद आपकी बात आ गई कि हमारा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, टाउ जो हमारी है टॉर्क, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 9, आपकी वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁻26, ठीक है, 9 × 10⁻26 ये आपको वैल्यू दी है, किस में दी गई है। अब टॉर्क की वैल्यू किस में होगी, जो देखो जो रोटेशनल मोशन पढ़ के आ रहा है उसको तुरंत पता होगा, टॉर्क यानी कि न्यूटन × मीटर, R × F। अभी हम लोग का 3-4 दिन पहले वही लेक्चर चल रहा था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा टॉर्क का फॉर्मूला, भाई देखो इसमें यही है, एक काम करना कि मतलब आप एक छोटी सी डायरी लेना, जो हमने भी अपने उसमें किया था पढ़ाई में, छोटी सी डायरी लिखना और जितने फॉर्मूले हैं फिजिक्स के सारे लिख लेना, क्योंकि देखो अभी तक आपने टॉर्क को पढ़ा है R × F, ठीक, यही तो पढ़ा है वेक्टर्स में। एक फॉर्मूला अब इलेक्ट्रिक चार्ज में आता है टाउ का, PE sin θ। अब ये जो P है ये आपका क्या समझ में तो आ ही रहा होगा, P आपका क्या है डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं तो पता ही है, लेकिन एक बार लिख देते तो आपके दिमाग में बस जाता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये T = P sin θ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू लिखना है केवल 9 × 10⁻26, केवल वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आंसर आ जाएगा कितना -26, ठीक। इक्वल में P की वैल्यू आपकी कुछ दी है नहीं, जो तो निकालनी है, तो P को आप ऐसे रख दोगे। फिर आपके E की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁴, और मल्टीप्लाई में साइन थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, थीटा की 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2 अपना, ये तो आप लोग ने पढ़ रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब P को सब्जेक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना, 10⁴ × 1/2 लिखा हमने, ठीक है। 9 को यहाँ रख दिया ऐसे, और आपका 10⁻2 ये ऐसे। अब इसको सॉल्व करना है केवल सा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका रहेगा। तो यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, अब ये है तो आपका आएगा कूलॉम्ब और मीटर में। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कोई एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करो अपने घर में, या फिर अभी वीडियो स्टॉप करके इसको सॉल्व करो, इससे कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, और आंसर हम आपको अभी बता देंगे। जब तक कितना नोट कीजिए, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन लेना है। देखिए आपने टाउ का तो देखा था, PE/ क्या होता है sin θ, ये तो था। इसके बाद क्या रहता है कि जो ये नीचे जाएगा तो आपका हो जाता है P = τ/E sin θ, ये हो जाता है ना, E sin θ। अब वैल्यू पुट करनी है, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो कैसे आएगा, टाउ की वैल्यू तो 9 × 10⁻26 है, E की वैल्यू कितनी है, E की 10⁴ है, और साइन थीटा की कितनी है, साइन थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री 1/2, यहाँ पर 2 आप नीचे लिखोगे, ठीक है, तो सिंपल सा है, 2 नीचे लिखोगे, और आपका क्या है 1/2 है, 1 नीचे लिखोगे, 1/2 है, और 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी 18 × 10⁻30,
है ना, 18 इंटू, अब ये तो दिख ही रहा है, ये मल्टीप्लाई में होगा और ये सॉल्व करके न्यूटन मीटर ये आ जाएगी। एक तो नॉर्मली सा था। अब चलो इसके आगे क्वेश्चन जो दिया गया वो देखते हैं। कहना है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ये पूछा है। ठीक है, क्या पूछ लिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है बॉडी का, इसका मतलब क्या होता है, ये सिंपल सा आपसे पूछा है ना। आपको एक्सप्लेन करना ऐसे आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आता है। ठीक है, तो चार्ज जो होता है क्या वो हमारा कंटिन्यूस नहीं होता है ना, कंटिन्यूस जो है वो चार्ज नहीं रहता है। आपका चार्ज कैसा रहता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है। किस में कंटिन्यूस नहीं रहता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं रहता है। चार्ज क्या करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में वेरी करता है ना, डिस्क्रीट फॉर्म में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है जो आपके घर की सीढ़ियाँ होती हैं, पहले आप एक सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो जो स्लाइड वाला होता है कि एकदम से फिसल के नीचे आ जाओ ना, ऐसे वाले होते हैं झूला टाइप का, तो वो जो रहता है वो आपका कंटिन्यूस रहता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में डिस्क्रीट होते हैं। और डिस्क्रीट कैसे होते हैं, ये होते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, सिंपल सा। मतलब क्या इसका, मतलब ये जो होंगे ये प्रेजेंट होंगे 1, 2, 3 ऐसे जाके n तक। ठीक है, किसके मल्टीपल होंगे, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो मतलब जो आप चार्ज ट्रांसफ़र करोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में, भाई देखो जो हमारा बड़ा, जैसे आपका जो प्लेन उड़ता है, तो आप जानते हो प्लेन जब उड़ता है फिर नीचे आता है तो उसको मतलब छूने नहीं दिया जाता किसी को, उसको बैग को, क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है, स्टैटिक चार्ज, तो वो तो चार्ज बहुत मात्रा में आ जाता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल में, मैक्रो मतलब बड़ा, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो चीज़ें आ जाती है उसमें हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है वो काम नहीं करता। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं जब हम छोटा सा चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इंडक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे। ठीक है, तो वो आपका मल्टीपल होता है 1, 2, 3, यानी कि कौन सा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीजर, या तो प्लस में मल्टीपल या तो माइनस में मल्टीपल। ठीक है, इसलिए हमने ऊपर इंटीग्रल लिख दिया है। अब ये इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है कूलॉम में। अब इसको पता करने के लिए बहुत होता है कि मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, ऐसे पूछते हैं। तो आपको एक कोई चार्ज दे दिया, क्या कहते हैं, कोई ऐसा चार्ज दे दिया, जैसे आपको दे दिया 8 करके है, 8 करके चार्ज है। अब ये है कि नहीं आप बताओ, ये चीज़ जो है, ये जो 8 है ये चार्ज है, हो सकता है कि नहीं। आप देखो इसको हमने इसको क्या कहते हैं, ये जो 8 है आपका हो पाएगा कि नहीं आपको बताना है। तो आप इससे 1.6 × 10 की पावर उससे करोगे मल्टीप्लाई, सिंपल सा ना, किससे करोगे, ये देखो 8 लाना है तो 8 हो सकता है कि नहीं। तो 16 में ऐसा कुछ करो कि 8 आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है 1.6 में। तो आप सब जानते हो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, लेकिन आएगा तो 8। तो ये आपसे पूछेंगे 8 है कि नहीं है, तो आप देखोगे अगर इससे मल्टीपल में है, सिंपल सी बात है, जो 16 के मल्टीपल में नहीं, और अच्छे से जो 1.6 के मल्टीपल में, वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में। याद रखना, ये बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाते हैं तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। ठीक है, वहाँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारी काम आती है। तो ये हमने किसके लिए बताया, माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कहा वाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइज, देखो वही क्वेश्चन आ गया, वाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लेवल, है ना। लार्ज स्केल में हम जब डील करते हैं तो लार्ज स्केल में ये होता है, अभी हमने बताया कि हम बहुत सारे चार्ज के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि चार्ज के नाम में भी समझ लो कुछ नहीं, ये कोई चार्ज होता है माइनस में इतना कम, है ना भाई। मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं है, लेकिन ये जो चार्ज है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के हिसाब से ठीक है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल में इसको आप इग्नोर करते हो। एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके ऊपर आ जाए, पता भी नहीं चलेगा। हम तो कह रहे हैं इसके ऐसे करोड़ों आ जाए, नहीं पता चलेगा, यही तो होता है, कुछ नहीं होगा, है ना। 10⁻⁻19 है, अगर इसको हमने 10⁻7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो फर्क पड़ा। आपको तो चार्ज चाहिए कूलॉम्ब में, समझ रहे हो, आपको चार्ज चाहिए कूलॉम्ब में, 1 कूलॉम्ब में। 1 कूलॉम्ब की कितनी वैल्यू होती है ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, 1 कूलॉम्ब ये नहीं होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब है। 1 कूलॉम्ब में कितना चार्ज होता है ये आप बताओ, इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, ये आपको बताना है। समझ तो आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा होता होगा, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना कम चार्ज है। मतलब ये पूछा है क्वेश्चन कि 1 कूलॉम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, बस ये क्वेश्चन है बताना। अब आपसे कहा है हमने एक ग्लास रॉड को रब्ड कर दिया, है ना, ये हमारी, ये तो क्वेश्चन हो गया। ग्लास रॉड को हमने रब किया है किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हमारी एनसीईआरटी का ही है। तो हमने एक ग्लास रॉड है ये, इसको रब किया है किसके साथ, आपके सिल्क का कपड़ा है कोई उसके साथ। ठीक है, तो होता क्या, इसमें ग्लास रॉड में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इसमें आ जाता है निगेटिव चार्ज। ये तो सबको पता है ना, मोटा मोटी बात ये पता है। अब आपसे पूछा है
ये फिनोमेना क्यों होता है पहले तो ये बताना है, और दूसरा पूछा है कि जिससे कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास टाइम नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही मास को बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, मतलब मिटाया जा सकता है, केवल उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हमको पहले बताओ ये फिनोमेना क्या है। पहला पॉइंट, ये फिनोमेना जो है हमारा ये क्या है, फिनोमेनन, ठीक है। ये क्या है फिनोमेना, मतलब एक चीज़, फिनोमेना में 2 3 4 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये फिनोमेनन क्या है, और दूसरा हमसे पूछा है इसमें कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है वो हमारा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे 2 क्वेश्चन है ना, ए और बी करके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये फिनोमेना देखो सिंपल सा है, फिनोमेना है ये आपके, देखो फिनोमेना 3 4 है, एक इंडक्शन है, एक फ्रिक्शन है, एक कंडक्शन है। तो यहाँ पर फिनोमेना हुआ है हमारा फ्रिक्शन का। अब ये फ्रिक्शन का फिनोमेना ये है कि जब आपने 2 चीज़ों को रब किया, मतलब क्या कहते हैं रब करना, तो समझिएगा एक दूसरे में रगड़ा भी ना, उसको कहा रब। जब रब किया तो उसमें हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट से क्या होता है हम लोग ने केमिस्ट्री के 1 शॉट में पढ़ा था। देखो ज़्यादातर लेक्चर पढ़ चुके हैं, अभी नया ही चैनल स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मतलब मेरी नॉलेज है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो इन तीनों के हम बराबर से लेके चल रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा अभी फोकस किया, और सबसे ज़्यादा फोकस 11th क्लास की फिजिक्स, और अभी तो 12th क्लास चल रहा है, ठीक है। अकेला इंसान जितना आपके लिए करेगा उतना कर पाएगा ना, जितना क्षमता हो पाएगी। तो ये फ्रिक्शन जो होता है, आप जानते हो फ्रिक्शन जब हुआ तो रब किया तो हीट प्रोड्यूस हुई, जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन जो है अपने सेल से बाहर आएगा, छलांग मारेगा, ठीक है। जैसे आपको घर वालों ने पैसे दे दिए तो आप तुरंत बाहर जाते हो कि नहीं, अब घर में तो कुछ खा नहीं लोगे, पैसे मिलेंगे तो बाहर जाओगे, वैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। तो होता है क्या है, जो इसके जो हमारी रॉड है, ग्लास की रॉड है, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अच्छा देखो तुम्हारे पास निगेटिव चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें, तुमने निगेटिव फेंक दिया, पॉजिटिव निगेटिव मिलके बराबर है बिल्कुल, और तुमने क्या किया निगेटिविटी धीरे धीरे हटाई, तो पॉजिटिव हो रहे हो कि नहीं, है उतना ही पॉजिटिविटी, लेकिन जब निगेटिव चीज़ें हटा रहे हो तो पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है उतना ही, लेकिन तुमको लगेगा नहीं कि यार तो भारी हो रहा है कुछ पॉजिटिव सा, है ना, ऐसा होगा क्योंकि निगेटिव उसको बैलेंस किए हुए था। वही यहाँ पर होता है, ये फ्रिक्शन का फिनोमेना था, ये हमने बता दिया आपको। अब देखो इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, ये आप कमेंट में लिख के बताओगे। देखो आसान बहुत है, इंडक्शन कंडक्शन तो होती है आसान है, 2 चीज़ों को आपने सामने रखा, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कंडक्ट कर गई चीज़, बिना छुआए कंडक्ट कर गई चीज़, ठीक है, ये हो सकता है। इंडक्शन क्या होता है ये बताना, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो इसमें क्या हुआ आपका फिनोमेना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कुछ चार्ज था, मान लो ये हमारी रॉड में चार्ज था 5 कूलम, इसमें था कितना 4 कूलम मान लो केवल, ठीक है। तो 1 कूलम इसमें चला गया, है ना, चार्ज जा रहा है। अब चार्ज पॉजिटिव निगेटिव उनसे मतलब नहीं, चार्ज इसमें गया, अब इसको पॉजिटिव मिला तो जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज गया होगा, ठीक है। अब जब चार्ज इसमें गया है तो 1 चार्ज इसमें गया, इसका हो गया 5, ठीक है, और इसका कितना बचा 4, ठीक है। देखो ये कम निगेटिव हो गया, पहले ज़्यादा था, ठीक है, ये भी चीज़ फॉलो हो रही है। तो अब जब इसमें ज़्यादा हो गया, सिल्क में ज़्यादा हो गया, तो टोटल जो वैल्यू है जोड़ो, टोटल चार्ज कितने हैं, यहाँ पहले 5 था, यहाँ 4 था तो 9 था, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, समझ लो, पहले यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, अब यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो टोटल क्या हुआ, टोटल तो अभी भी माइनस का 9 है, टोटल तो अभी भी माइनस का 9 है, इसमें तो कोई 2 राय है नहीं। तो टोटल चार्ज हमारा चेंज हुआ, टोटल जो चार्ज है वो तो अनचेंज है बिल्कुल। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ कि नहीं, हमने केवल चार्ज का ट्रांसफ़र किया, ना ही नया चार्ज बनाया और ना ही पुराना चार्ज मिटाया, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ कंटिन्यूअस टॉर्क कर्व, है ना, और उसमें सडन ब्रेक नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सडन ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जंप नहीं कर सकती, है ना, उसको कंटिन्यूअस मोशन करना पड़ता है। अब आपसे कह दिया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया 4 × 10⁻⁹ कूलम का, ठीक है, क्वेश्चन है, और उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है और निकालना है टॉर्क। सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन वाइज वीडियो है, मतलब कैलकुलेशन वाइज आपका वो है क्वेश्चन है। पी की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 4 × 10⁹, ये आपके डाइपोल की वैल्यू है, 9 किसमें कूलम मीटर में होगी, कूलम मीटर में क्या होती है, चार्ज × लेंथ यानी कि कूलम मीटर। अब इसके बाद आपसे पूछा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी गई है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है 5 × आपका 10⁴ न्यूटन कूलम। अब देखो ये जो हम यूनिट लिखते हैं, आप भी कभी क्वेश्चन करो तो यूनिट लिखा करो, क्यों, इससे याद हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इतनी यूनिट है, क्लास 12th में इतनी यूनिट है, और जो जेई मेंस की तैयारी करा तो 11th 12th मिला के और प्लस जेई मेंस मिला के इतनी यूनिट्स हैं कि यूनिट में क्वेश्चन पूछ दे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितनी बार भी क्वेश्चन करो आप ये लिख लिया करो।
आपका है कैलकुलेट करके हमको बता दो टॉर्क कितना इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। कुछ एंगल भी दिया है, 30 डिग्री का एंगल दिया है और आपसे कहा है हमको टॉर्क बता दो कितना लगेगा, बस एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का। फिगर आपकी बार नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको पता है फिगर वैसा ही होगा, ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे 30 डिग्री ना नॉर्मल अभी इससे पहले बनाया। तो अब देखो इसमें क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन 30 डिग्री, बिल्कुल यहाँ तो PE साइन थीटा होता है ना। एक एक स्टेप करके चलेंगे क्योंकि CBSE वाले भी देख रहे हैं। तो P की वैल्यू क्या है 4 इंटू, मेन उन्हीं लोगों के लिए लेक्चर है क्योंकि उनको पता भी, ये भी पता होना चाहिए कि स्टेप कैसे होता है। ये चीज़ हमने गिवन में लिखी है, ठीक है। ये देखो इसमें CBSE में ये भी रहता है कि अगर आप अच्छे से करोगे, कंटेंट अच्छे से लिखोगे, ज़्यादा कोई गलतियाँ ना हो ना, ज़्यादा काटोगे पीटोगे नहीं तो उसका भी मार्क्स मिलता ही है। तो अब ये आपकी 4 इंटू 10 की पावर 9 हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 इंटू, अब जब ये कैलकुलेशन करते तब यूनिट नहीं लिखते हैं, वो ऊपर लिख दिया यूनिट, ठीक है। 5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक बिल्कुल। अब इसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 30 यानी कि फिर से 1/2, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो एकदम सही लिखा हुआ है। 4 5 का कितना होता है 20 होता है आपका, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद आपका क्या हुआ, अपॉन में 2 तो लग ही जाएगा। अब ये 10 की पावर -9 है और ये 4 है तो कितना बचा 10 की पावर आपकी 5, वो भी किसकी माइनस की, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -4। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये 10 है और ये 10 की पावर माइनस और 10 की पावर 1 से एक ये गया, ये तो अब 10 ही बचा ना, ये 10 बचा। अब एक पावर जाएगी 10 की पावर 4 आएगी। अब देखो जिस क्या यूनिट क्या होती है टॉर्क की, न्यूटन मीटर, ठीक ये यूनिट होती है। अच्छा ये बताओ यहाँ से कोई यूनिट बन रही है, क्या कहते हैं, यहाँ से P और E करके कोई यूनिट बन रही है। P की यूनिट क्या होती है, P की यूनिट आपकी होती है कूलॉम्ब मीटर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर, आपका क्या होता है न्यूटन पर कूलॉम्ब। तो देखो यहाँ से ये कट जाता है, वैल्यू आ जाती है न्यूटन मीटर, सेम ही यूनिट होती है ना, कुछ अलग यूनिट नहीं होगी। अब ऐसा क्यों अभी बात की इसकी, आप जानते हो वर्क की एक यूनिट नहीं होती, वर्क की भी 2-3 यूनिट होती हैं। एक वर्क की यूनिट हो गई जूल, है ना। यहाँ से ये पता चल रहा है कि टॉर्क की यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर होगी। लेकिन कह दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आता है CBSE में 2 नंबर का कि अगर टॉर्क की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है हमेशा, तो क्या वर्क की यूनिट जो है वो हमेशा जूल रहेगी। तो आपको कहना ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हम इसकी ये यूनिट जो है न्यूटन मीटर भी हो सकती है, ठीक है। न्यूटन मीटर कैसे हुई, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है काइनामेटिक्स में, और एक आपका क्या होता है इसका न्यूटन मीटर हो गई, जूल हो गई। और कोई अगर आपको लग रहा हो तो अपनी तरफ से बताएं वर्क की यूनिट जो होती है अगर है कोई तो, ठीक है, सिंपल सा। अब इसके आगे आपसे क्या कहा है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और जूल है जब एज ए एनर्जी वर्क को लेते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा है हमको 3 चार्ज पार्टिकल, ये वाला क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ऐसे है, इसमें ऐसे करके 3 जा रहे हैं चार्ज, ठीक है। तो इसमें कहना कि सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा डेविएट करे। देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ क्वेश्चन में इतना करना भी नहीं, जिसका चार्ज टू मास रेशियो पूछे किसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डेविएशन है, मतलब जितना ज़्यादा अपनी जगह से भटकाव है उतना ज़्यादा चार्ज टू मास क्या होता है आपका वो रेशियो रहेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा डेविएशन है तो इसका सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा। इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, समझ लो, इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो चार्ज टू मास की एक वैल्यू भी होती है, वो वैल्यू आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, ठीक है, वैल्यू क्या होती है चार्ज की, और किसने खोजी थी ये भी बता देना, ठीक है, ये भी बता देना। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ चार्ज टू मास वैल्यू आपको पता हो बिल्कुल। अब इसके आगे आपसे कहा है व्हाट इज द फ्लेक्स, व्हाट इज द नेट फ्लेक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऑफ क्यूब 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड, है ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको दिया है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स के पास हमने क्या किया, इंडिकेट किया है एक वो फ्लेक्स दिया हुआ है ब्लैक बॉक्स के पास, उसकी वैल्यू है आपकी फ्लेक्स की वैल्यू आपकी दी है 8 इंटू 10 की पावर आपकी हो गई -3, है ना, 10 की पावर -3 ये दी हुई है। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वैल्यू है, क्या कहते हैं, हमको निकालना क्या है इसमें, तो आपसे कह दिया हमको चार्ज बताओ कितना होगा, चार्ज बताओ कितना होगा, ये होगा, सिंपल सा ये बताना है। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स की वैल्यू दे दी गई है। अब जो ये जानता है कि फ्लेक्स की वैल्यू होती है आपकी क्या, फ्लेक्स की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो तो आराम से कर देगा, ठीक है। जिसको ये पता है कि चार्ज की वैल्यू ये होती है आराम से कर देगा। अब देखो चार्ज निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ये वैल्यू दी हुई है इनकी ऊपर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना इसमें, Q इक्वल टू आप नहीं लिख सकते हो फ्लेक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ दिक्कत उसको होगी जिसको वैल्यू नहीं पता होगी, किसकी वैल्यू नहीं पता होगी, एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। परमेबिलिटी जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे। परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट की होती है, ये होती है वैक्यूम में वैल्यू इंटू 10 की पावर -12, ये रहती है वैल्यू सिंपल सी, ठीक है। यूनिट इसकी क्या है ये आप लोग बताओगे, ठीक है। न्यूटन करके होती है यूनिट, आप लोगों को बताना है न्यूटन कूलॉम ऐसे करके, अब पूरा लिख के बताओगे, ठीक है। अब ये इसमें सॉल्व करना है केवल इसकी वैल्यू, तो सॉल्व कर दो, कितना आएगा। फ्लेक्स दिया हुआ है 8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और आपका ये कितना दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे सिंपल सा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.074 ऐसे करके आएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। 0.074 करके वैल्यू आएगी और आपको इसमें क्या कर देना है 0.074 आएगी और यहाँ पर क्या माइक्रो कूलॉम करके आंसर पूरा आएगा। इसको सॉल्व करना है केवल सा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल सा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। अब जो कैसे करना था ये हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद आपसे कहा है हमको बताइए, ये आपसे पूछा है इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉडी इज जीरो। जो हमारा मान लीजिए ये ब्लैक बॉक्स है, मान लेते हैं ना ये ब्लैक बॉक्स है, इससे जो नेट हमारा फ्लक्स है, नेट फ्लक्स जो है वो हो गया है जीरो, ये केस है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था ए, ये बी पार्ट है। तो करें नेट फ्लक्स अगर जीरो हो गया है तो आपका जो वो है क्या कहते हैं हमारा जो वो है चार्ज, वो अंदर जीरो होगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें होता है मे बी और मे बी नॉट, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है, ऐसा रहता है ना। नेट चार्ज मतलब आपसे पूछा चार्ज अंदर जीरो है कि नहीं, तो देखो फ्लक्स जो होता है चार्ज की वजह से होता है। अब क्या पता अंदर एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, तो वो टोटल फ्लक्स को क्या करेगा, टोटल फ्लक्स को कैंसिल कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अंदर चार्ज ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपकी है इसमें ये है कि नॉट नेसेसरी आप लिखोगे, मे बी और मे बी नॉट, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें नॉट नेसेसरी करके आप लिख दोगे आराम से। अब इसके आगे क्या पूछा है, इसके आगे आपसे कहा है एक पार्टिकल है मास m का, ठीक है, उसमें चार्ज एक पार्टिकल है मास m का एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, उसको हमने रेस्ट से छोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक पार्टिकल है, इसको रफ कर लेते फिर ना। देखो भाई वाइट बोर्ड है तो इसमें ये रहता है कि रफ करने में थोड़ा समय लग जाता है, बाकी तो आप समझिए रहो, कंटेंट कैसा लगे वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें कहा है पार्टिकल है मास m का, ठीक है। सामने हम लोग फ़ोन रख लेते हैं, फ़ोन से क्वेश्चंस देखते हैं। ब्लैक अगर जब डिजिटल बोर्ड कभी लिया तो स्लाइड्स के थ्रू करेंगे, कम टाइम लगेगा, ये भी है। तो मास दिया हुआ है चार्ज क्यू का है, ठीक है। उसको हमने रेस्ट से हमने क्या किया, उसको रिलीज़ किया है। पहले रेस्ट पोजीशन था, रिलीज हुआ बिल्कुल। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलीज कहाँ किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो हमसे कहा काइनेटिक एनर्जी बताना है, काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है ना कैपेसिटर की, उसी में आपसे पूछ दिया है, ठीक है, कि हमारा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, ये बताना है केवल, सिंपल सा ये चीज़ें। अब आप लोग बताओगे क्वेश्चन कैसे होगा। पहले तो एक काम करना, स्टॉप करके सॉल्व करोगे, और आपसे पूछा सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो है भी नहीं, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमको बतानी है। तो आप लोग एक चीज़ तो जानते हो, F इक्वल टू क्या होता है आपका QE, बिल्कुल हाँ। और दूसरा F इक्वल टू क्या होता है आपका, F इक्वल टू आपका क्या होता है याद करो, MA। ये हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक का है, ये हमारा काइनेमेटिक्स का है। तो हमसे कहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कोई बात नहीं निकल जाएगी। अब आप जानते हो F इक्वल टू यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों से कंपेयर करोगे तो हमारा जो QE है, QE इक्वल नहीं हो जाएगा MA के, और हमारे A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी M अपॉन, देखो सिंपल सा M अपॉन QE, ये तो आ गया, इसको आपको रख लेना है थर्ड करके, ठीक है। सॉल्व करना है, देखो ऐसे ही सॉल्व करना है कि क्या कहते हैं, देखो स्टेप थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको चलना कैसे, पहले ये लिखा फिर ये ऐसे करके, CBSE बोर्ड है तो उस हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई सिंपल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हो हमको क्या कहते हैं, अब हमको इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है ½mv², बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू ½mv² रहता है। अब देखो v निकालना है, तो v आप कैसे निकाल सकते हो यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। v कैसे निकाल सकते हो बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से, वैसे यहाँ यूज़ करेंगे हम v निकालने के लिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपको लिखते जाना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़, लिखोगे यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहाँ आप लिखोगे v² - u² इक्वल टू 2as,
ठीक है, ये होता है बिल्कुल। अब यहाँ आप एक चीज़ देखोगे कि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट से रिलीज़ की रही है। जब बॉडी हमारी रेस्ट से रिलीज़ की गई है तो v ये तो हमारा 0 हो गया और v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2as। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2as हो गई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर उसको एज इट इज़ रखे रहना है। ठीक है, तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो हाफ m v स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 2as वैल्यू पुट हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, बिल्कुल। अब काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारी वो हाफ ना, इसमें हमने किया क्या, देखो इसको आप कहोगे ये 4 था और यहाँ ये चीज़ लिखोगे तो यहाँ लिख दोगे यूजिंग 4 का जो हमने इक्वेशन बनाई उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m, अब यहाँ पर फिर लिखोगे यूजिंग कौन सा, यूजिंग सेकेंड का यूज़ करोगे, यूजिंग सेकेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको अच्छा थर्ड माना था तो यूजिंग थर्ड आप रख दोगे वैल्यू 2 इंटू इसकी जगह a की जगह वैल्यू क्या थी m अपॉन हाफ m v स्क्वायर होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आपकी देखो ये क्या थी, ये वैल्यू तो ये रहेगी ना, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे में गलती हो जाती, क्यू ई तो सामने ही था, आपका m होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्यू ई अपॉन m, सॉल्व किया ये तो कट गया, इंटू s में था, तो अब ये देखो ये 2 से 2 भी चला गया, वैल्यू आपकी काइनेटिक एनर्जी की आ गई आपकी सिंपल सी QES, और कुछ बचा है इसमें नहीं, तो आपकी वैल्यू आ गई QES। यही हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी जो क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल सा। अब इसके आगे क्या कहा है आपसे, इसके आगे कहा है ये तो इसकी वैल्यू सिंपल सी कितनी QES हो गई। ठीक है, मास से मास कटा है। ठीक है, आंसर यही होगा इसका। अब आपसे कहा है 2 चार्ज हमारे, एक प्लस Q है एक प्लस 9Q है। ठीक है, एक प्लस Q है एक प्लस 9Q है, तो आपसे कहा है इसमें कि हम ऐसा कौन सा पॉइंट पकड़ें जहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी 0 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो 0 हो जाए, सिंपल सा ये पूछा है। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है यही है, सिंपल सा, ये हमारा बना हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 9Q चार्ज है। आपसे कहा है कोई ऐसा पॉइंट बताओ, है ना, जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी नेट 0 हो, ये आपसे कहा है, सिंपल सा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ मान लेंगे x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 10 दी हुई है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 10 दी हुई है, अगर ये हमारी डिस्टेंस x हो गई तो ये कितनी हो जाएगी 10a माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और एक 9Q की वजह से बनेगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट हम P पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी E1 जो है वो कितनी होगी वैल्यू, वो वैल्यू होगी आपकी कितनी KQ अपॉन x। बिल्कुल, वैसे E2 जो वैल्यू है वो कितनी होगी K9Q। ठीक, अपॉन कितनी हो गई 9Q तो होगी बिल्कुल, और x है यहाँ पर वो कितनी है 10a माइनस x, है ना, और स्क्वायर में होता है तो यहाँ पर भी 10a माइनस x स्क्वायर होगा। बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे, नेट 0 है तो यानी कि E1 प्लस आपका कितना E2 हो गया 0। ठीक, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, E1 को इक्वल रख सकते हो माइनस E के, E2 के। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, जो E1 है E2 के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल, उसको तो आप ऐसे रख सकते हो। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है आपको और आंसर निकालना है, तो यहाँ पर हमने रखा KQ अपॉन x स्क्वायर इक्वल किसके हुआ K9KQ अपॉन आपके किसके हो गया, सिंपल सा 10a माइनस x का होल स्क्वायर। ये पूरा KQ से KQ कट गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये ऊपर जाएगा क्या रहेगा 10a माइनस x। ठीक है, 10a माइनस x ये आपका इतना हुआ। ठीक है, स्क्वायर में, और ये वहाँ चला गया तो आपका हो गया 9x स्क्वायर। ठीक, अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट लिया हमने तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आया 10a माइनस x। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 3x। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो सिंपल सा है, इसको सॉल्व ही तो करना है आपको। ये उधर जाएगा प्लस का होगा, 10a की वैल्यू आपकी हो गई 4x, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10/4 यानी कि 2.5a या की वैल्यू। तो हमने देखा जो पॉइंट है P वो कितना दूरी पे 2.5a, तो Q पॉइंट से जो दूरी है वो कितनी आ गई 2.5a। बिल्कुल, लेकिन अगर यही हमको निकालनी हो 9Q से तो आपको 10a माइनस x माना था, ये जो दूरी थी 10a माइनस x माना था, वैल्यू पुट कर दो 10a माइनस 2.5a x की वैल्यू, तो यहाँ आ गया 7.5a। हमने दोनों तरफ से बता दी,
यहाँ से अगर वैल्यू देखोगे Q से तो हमारी कितनी आ रही वैल्यू 2.5, और यही वैल्यू 9Q से देखोगे तो हमारी आ रही है 7.5A। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ आपसे पूछा है, इसके आगे कुछ नहीं, आपसे कहा है डिफाइन। अब एक चीज़ पूछा है हमको, डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर दो क्या होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो वो देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आसान सी चीज़ें, डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते ही हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी है ना। डाइपोल मोमेंट बताओ, ठीक है, डाइपोल मोमेंट बताना है, उसकी एसआई यूनिट भी बतानी है, ठीक है। फिर आपसे पूछ दिया उसकी डायरेक्शन भी बताओ, ये 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट होता क्या, तो भाई देखो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस ना इक्वल चार्ज होनी चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, बस वही एक तरह का हमारा डाइपोल बन जाता है, ठीक है। ये डाइपोल होता है। इसका फॉर्मूला पूछ ले तो होता है जो हमारा चार्ज है, नॉर्मल चार्ज रखना है, प्लस माइनस नहीं लगा के, इंटू 2L ये होता है, और साइन आप दिखाते हो P से, ठीक, ये रहता है। कैसी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ये भी याद रखना है। अब इसके बाद SI यूनिट पूछी है, तो चार्ज की कूलॉम होती है और लेंथ की होती है मीटर, तो कूलॉम मीटर हो गई। अब बात आ जाए डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव, समझ लो, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है डाइपोल की। ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है कि जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पल्ले पड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखो तीनों पॉइंट लिखा दिए हैं, डाइपोल होता क्या है ये भी बता दिया, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट और आपकी डायरेक्शन। अब आगे देखिए क्या पूछा है। अब आगे आपसे कहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें देखो सिंपल सा है कि डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन आप जानते हो, नॉर्मल सा है, वो कर सकते हो। उसमें क्या होगा, देखो डेरिवेशन ये है, ऐसे करके आपको मानना पड़ेगा ये किस थीटा पे है, यहाँ से ये देखना पड़ेगा, टॉर्क लग रहा होगा इसमें, ठीक है, फोर्स लगेगी, कुछ टॉर्क लगेगा किसी थोड़ी डिस्टेंस पे, और आपको ये वाला फॉर्मूला इससे डिराइव करके आप निकाल सकते हो। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगर समय बचा तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि भाई ये तो डेरिवेशन है, हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में देने पहले। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, आज स्फीयर है, एक स्फीयर है, रेडियस है ना R का, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेशन सिंपल सा था, ये आप लोग घर में कर सकते हो आराम से ना आए तो आप बताना कमेंट में करेंगे। तो स्फीयर दिया गया S1 ऑफ रेडियस R1, स्फीयर आपका क्या है S1 है और उसकी रेडियस क्या R1 है, और उसके अंदर चार्ज है हमारा कौन सा, ये देखो ये बना हुआ है चार्ज, उसके अंदर है Q1, चार्ज क्या Q1 नाम दिया है केवल चार्ज को, ठीक है ये, और उसके ऊपर उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है R1, उसके ऊपर एक और बना दिया उसी के सेंटर से वो लेके जिसकी रेडियस है R2, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे बस ये पूछा है, ये बता दो भाई जो उनका रेशियो है फ्लेक्स का वो कितना होगा, यानी कि हमसे पूछा है ये हमारा S1 है अंदर, बाहर S2 है, हमसे कहा है रेशियो ऑफ फ्लेक्स बता दो भाई, बस रेशियो ऑफ फ्लेक्स, ये क्वेश्चन है, ये 3 नंबर पे। इसमें 3 नंबर में ये है कि ये जो कैलकुलेशन से ज़्यादा आपका माइंडसेट चेक करता है कि कितना यहाँ पर आप लॉजिकल से सोच रहे हो। देखो जो हमारा फ्लेक्स होता है वो एक चार्ज की वजह से ऐसे ट्रैवल होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। अब देखो चाहे इसको देख लो चाहे बाहर वाले को देख लो, दोनों का फ्लेक्स तो सेम ही होगा। और न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है, फ्लेक्स इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन आपका क्या एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उन्हें लगेगा कि यहाँ पर जो है हमारी रेडियस चेंज हो रही है तो फ्लेक्स चेंज होगा, लेकिन भाई जो आपकी रेडियस वो फ्लेक्स में डिपेंड करती, जो आपकी वो फ्लेक्स है वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, तो उसको रेडियस से क्या मतलब। यहाँ पर चार्ज सेम है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये φ1 के लिए हो गया। अब φ2 के लिए आप करोगे सेम वही चीज़, चार्ज हमारा सेम है एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखोगे दोनों को कंपेयर करके φ1 अपॉन φ2, ठीक है, φ1 अपॉन φ2 ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू 1 1 नहीं आ जाएगी, इसको और इसको काटोगे 1 आएगी वैल्यू, सिंपल सी। तो इनका रेशियो हमसे पूछा था, रेशियो हो जाएगा 1:1 बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके बाद आपसे कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक सर्फेरिकल बलून के ऊपर हमने वो कर दिया है, क्या कहते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एकदम अच्छे से। देखो फिगर से समझना, ये फिगर है, अब ये चार्ज हमने सरफेस पे रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, सारा सरफेस पे है, एक बलून है, जैसे प्लेन वाला भी बताया था, प्लेन में लग जाता है,
सारा चार्ज प्लेन में रहता है तभी उसको छूने नहीं दिया जाता बाहर का पोर्शन। स्टैटिक चार्ज रहता है तो उसको खाली किया जाता है, वो उनका जो भी प्रोसेस हो, है ना। अब इसमें कह रहे हैं जो रेडियस है हमारी ये r=r है, ठीक है। और कुछ कहा है, ठीक है, ये आपसे कहा है। तो हमसे पूछा है, देखो दो चीज़ें, एक हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पूछा है ये क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ वेलोसिटी से कंफ्यूज ना होना, या फिर इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बड़ा V ये रहता है पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो पता ही है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, बताओ एक क्वेश्चन जो है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सबको बतानी है जो सरफेस है उसमें हमारी क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब देखो, वो तो जैसे आप क्वेश्चन देखने आए हो तो लेक्चर करके आए होगे, ठीक है, लेक्चर कहीं ना कहीं देखा होगा या फिर बुक पढ़ के आए होगे तो आपको पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो ये बहुत आसान चीज़ होती है। देखो समझोगे कैसे, आज समझ लोगे तो इसके बाद भूलोगे भी नहीं कभी। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे हमेशा किसमें, सरफेस पे, ऑन द सरफेस पूछा है ना, पहला पॉइंट ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। देखो ये जो है ये सरफेस में फैला हुआ है बिल्कुल, और सिग्मा जो है हमेशा यूज़ होता है सरफेस के लिए, ठीक है। तो और इसको कहते हैं क्या, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो केवल वर्ड पकड़ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की वजह से बनती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें है, क्या कहते हैं, नॉर्मल चीज़ में है तो उसको वैक्यूम में माना जाता है जब तक ना बताया जाए। तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन में होगा हमेशा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में होगा हमेशा। और ये सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस तो होगा ही, ठीक है, सरफेस की बात करें तो सरफेस तो होगा ही। और ऊपर हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज होता है, चार्ज होगा। तो चार्ज और आपका ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इससे बन सकता है नॉर्मली से ना, वर्ड से याद रख सकते हो, इसका फॉर्मूला ये होगा। और कहीं पूछ लें इसका वोल्टेज कितना होगा, तो इसका वोल्टेज होता है KQ/R, बस सिंपल सा KQ/R होता है, इसमें कुछ भी नहीं। अब ये सिंपल सा, देखो यहाँ पर KQ/ कैसे है, यहाँ जो चार्ज रखा है, ये जो पूरा चार्ज, इसको हमने Q मान लिया है, और जो रेडियस है वो R है, और जो K है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वैक्यूम में, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बाद आपसे कह दिया, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आपसे कहा है इनसाइड में बताओ कितना होगा, जो इनसाइड में है वो कितना होगा, सिंपल सा। तो देखो ये जो ऑन द सरफेस तो हमने देखा, इनसाइड में क्या होगा, सारा चार्ज बाहर फैला हुआ है, ठीक है, सारा चार्ज बाहर है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है 0। क्यों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मतलब है, अगर चार्ज जो है वो अंदर है नहीं जरा सा भी, चार्ज जो है वो अंदर है नहीं जरा सा। अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और जो पोटेंशियल वो तो एक किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, पोटेंशियल तो हमेशा डिफरेंस लेता है। तो यहाँ का माना 0 बीचों बीच का, और यहाँ का हमने मान लिया कुछ पोटेंशियल, तो डिफरेंस से हमारा पोटेंशियल निकल गया। लेकिन जो वो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको तो चार्ज चाहिए चाहिए, अगर अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर कुछ नहीं करेगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन जो हमारा ये है क्या कहते हैं वोल्टेज, इसको पोटेंशियल कहते हैं, वो हमारा कितना रहेगा KQ/R अंदर भी, ठीक है। अब अंदर पूछा है तो मान सकते हो आप ये कि मान लो यहाँ इधर पूछ लिया हो तो भाई रेडियस कम कर दो, R कर दो, ठीक है। अंदर पूछ लिया, मान लो इस पॉइंट पे पूछा है तो रेडियस KQ/R, छोटी रेडियस, अंदर किसी पता नहीं किस पॉइंट पे अंदर पूछ लिया हो, मान लो इधर पूछा हो तो ये ऐसे करके रेडियस बन जाएगी, किस पॉइंट पे अंदर पूछा है। अब लास्ट जो आपसे पूछा है आउटसाइड वाला, इसमें क्या होगा, आउटसाइड वाला आपसे पूछा है शायद तक, हाँ आउटसाइड वाला ही पूछा है बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा ये आपको बताना है, आउटसाइड ये बताना सिंपल सा, आउटसाइड में क्या होगा। तो देखो ये तो फिर भी अभी नहीं चेंज होगा, V = KQ/, ये बाहर के रेडियस उसको भी R मान लेते हैं, जो चेंज होता है रेडियस में उसको R मान लेते हैं। अब वो R जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चेंजमेंट, चेंज हो सकता है, उसका चेंज वाली क्वांटिटी है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड में हमारी हो जाएगी σ/ε0 R² ये रहती वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू आपको याद करनी है, σ/ε0। अगर आउटसाइड पूछें हमसे, यहाँ पूछा है आउटसाइड बाहर की तरफ पूछें तो आपकी क्या रहेगी, ये जो वैल्यू रहेगी ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ε0 आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, R जो है वो बाहर की रेडियस है, और जो स्मॉल r है वो अंदर की रेडियस है, यानी कि सरफेस की रेडियस है। ये होगा, ये याद करना है, और इसका डेरिवेशन जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो उसमें अच्छे से करेंगे, जब तक तुम इतना नोट करो। अब देखिए आपके पास जो कोई क्वेश्चन है ना, उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने किया था, लेकिन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें कहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं आपके ना, क्या है, क्यू है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज है ना, उससे आप थोड़ा घबरा भी सकते हो कि यार ये तो नई चीज़ आ गई। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर कहा हमने एक चार्ज यहाँ पर रख दिया है ना, इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्यू, बड़ा क्यू, ठीक है, ये चार्ज रख दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी टोटल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कहते हैं नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स, ये वाला क्वेश्चन होगा, नेट फोर्स जो है वो हो गई है 0, ये बात हुई है। तो आपसे कह रहे हैं बताओ ये जो है कहाँ पर हमने रखा है, ये आपको केवल बताना है कि किस डिस्टेंस पे रखा है, ये बताना है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस जो है वो डी मान ली गई है, इसकी डिस्टेंस जो है वो डी मान ली गई है। अब आपसे कहा क्या है ना, थर्ड चार्ज क्यू इज केप्ट अलोंग द सेम लाइन इन सच अ वे दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू एंड, इसमें एक नेट फोर्स कुछ लग रही थी वो अब 0 हो गई है इस क्यू को रखने पे, जैसे ये जो एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो आपसे करें कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड डी, समझ रहे हो ना, हमको चार्ज इसकी बतानी है, यहाँ डिस्टेंस क्या है, वो भी टर्म किसके, क्यू और डी के टर्म्स में, सिंपल सा ये आपको बताना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको केवल, बस, और कुछ भी नहीं करना। कैसे सॉल्व होगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बता दो सब लोग। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, किससे मैच आ रहा है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ग्रेविटेशनल में पढ़ रखा है। तो ये चीज़ें इसका यूज़ करना है केवल बस। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये जो फोर्स हैं, ये जो इस पॉइंट पे जो इसकी और इसकी फोर्स है वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, इक्वल हो जाएंगी। कैसे, देखो एफ नेट 0 है, यानी कि F1 प्लस F2 जो है वो हमारी 0, ठीक है, इसको रख लो अभी यहीं पर ऐसे। अब हमको निकालनी है फोर्स F किसकी, Q की, F Q की नाम दे दिया क्योंकि Q चार्ज की वजह से, तो हमारी I क्या है वो, या फिर इसको F1 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको F1 नाम दे दिया तो I K, ठीक है, बड़ा इस छोटा वाला चार्ज Q है और बड़ा वाला Q है, तो ठीक है, पहले इसको लिख लिया बड़े वाले को, फिर इसको अपॉन डिस्टेंस कितनी है, अब देखो हमने डिस्टेंस मानी है x, तो ये कितनी हो जाएगी d माइनस एक्स, बिल्कुल, तो ये इसको x यहाँ रख लो, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब F2 निकालना है, F2 कितना होगा, F2 में देखो एक चार्ज हमारा ये है, एक चार्ज तो यही रहेगा क्योंकि इससे ही कंपेयर करना है, तो आपका क्या आ जाएगा K Q और ये 2Q इधर आ जाएगा, 2Q अपॉन क्या आया। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी बार, d माइनस एक्स है, भाई इतनी x ले लिए तो बची कितनी, d माइनस एक्स टोटल d से, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें आ जाओ, इतना आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आ जाओ, F1 प्लस F2 0 है क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ये नेट फोर्स यही तो होती है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, F1 इक्वल टू माइनस F2, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको बात पूरा डिस्टेंस के ऊपर करनी है, डिस्टेंस जो है हमारी वो कैसी है, डिस्टेंस हम लोग मतलब वैल्यू लेंगे एज ए डिस्टेंस, हमको वेक्टर से यहाँ मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों तरफ इनका मॉड यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे केवल, तो F1 इक्वल हो गया F2 के, ठीक है भाई। जब ये लिया तो माइनस का साइन तो हटा देता है मोड, हमने इनके मैग्नीट्यूड को लिया क्योंकि हमें डिस्टेंस से मतलब है, फोर्स से मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस से मतलब है। अब इन दोनों को इक्वल रख दो, के क्यू अपॉन कितना आया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका के क्यू अपॉन आपका कितना आ गया, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये तो कट गया बिल्कुल, एक के से एक के भी चला गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ करना नहीं है, 2x स्क्वायर जो है वो हमारा इक्वल किसके आ गया, ये 2x स्क्वायर उधर गया, ये इधर चला जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आप दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हो, अंडर रूट लोगे तो आएगा अंडर रूट 2x इक्वल आ गया आपके किसके, d माइनस एक्स के आ गया, ठीक है, बिल्कुल इतना आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप x को उधर भेज दो, x को क्या करोगे, उधर भेज दोगे, ठीक है, x को उधर भेजोगे तो वैल्यू जो है ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है ऊपर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ये वाला स्टेप जो है हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू आ गया डी के, ठीक, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या करते हो, यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हो, यहाँ हम x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आएगा √2 माइनस 1 इक्वल टू डी, ठीक है, बिल्कुल। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, d अपॉन √2 माइनस एक्स, ये हमसे कहा था ना इस फॉर्म में बताना है आपको, सिंपल सा, तो आपका कितना आ गया, d अपॉन √2, ये डिस्टेंस आ गई, मतलब इतनी डिस्टेंस होगी, d अपॉन √2 माइनस 1, भाई d की कुछ वैल्यू तो दी नहीं है तो आएगी तो d के फॉर्म में, और पूछा भी था कि d के फॉर्म में बताओ, तो x की डिस्टेंस कितनी आ गई, d अपॉन √2 माइनस 1, सिंपल सी आ गई। और अगर आपको क्या कहते हैं, इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से पता करनी, तो d से ये इतना माइनस कर देना, वहाँ की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं आपको। अब देखो इसके आगे देख लेते हो, कोई सवाल है अगर तो, अब इसके आगे तो लगभग हो चुके हैं सवाल, है ना, लेकिन एक दो सवाल हम आपको देंगे जो आप घर से हमें बताओगे क्या इसमें आंसर क्या रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, पूरा वीडियो तो हो ही चुका है, बस एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक इसके क्वेश्चन भी नहीं कराए, इसलिए घर से सवाल पूछा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये कुछ ऐसी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आप आंसर देना, अगर कुछ नहीं आएगा तो हम उसके कमेंट में जवाब देंगे, बिल्कुल पर्सनली एक एक इंसान को देंगे। ये होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। आप बताओ इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, बाकायदा बताना, कम से कम 2 प्रॉपर्टी, 1 2, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप ये समझ लो, इक्वी को अलग हटाना और पोटेंशियल को अलग हटाना, फिर इनकी 2-3 प्रॉपर्टीज जो भी आपको हैं आप बता देना। आप पढ़ाई करते हैं ना, अभी जो रोटेशनल मोशन का बचे हुए हैं कुछ 1-2 लेक्चर्स वो करेंगे, फिर उसकी हम एक बड़ी क्लास लेके आएंगे जिसमें इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, आज जितने किए इससे दुगने क्वेश्चन लगभग करेंगे और अच्छी क्लास हो जाएगी, जो आपके जेईई मेंस से पहले CBSE से स्टार्ट होगा और वो जेईई मेंस लेवल तक जाएगा। जब तक के लिए पढ़ाई करके रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए ये हम लोगों ने क्वेश्चन तो किए हैं, तो अगर आपको कुछ डाउट हो ना, जिससे आपको डाउट हो कि क्वेश्चन NCERT का है, ठीक है, NCERT का है या SC वर्मा का है या फिर किसका आपका या नूतन का है, तो आप ये समझ लेना हमने सबसे मिक्स करके क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और अगर आपको सजेशन चाहिए ना, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको किस बुक से करना है, तो पहला प्रेफरेंस जो है आपका फर्स्ट नंबर में NCERT रहेगा, फिर SC वर्मा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है ना, नूतन जो है वो मतलब इतनी अच्छी बुक नहीं मानी गई, इसमें आप इतना वो ना करना, लेकिन हाँ SC वर्मा जो है उसको आप थोड़ा सा कंसीडर करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। और अगर आप लोग कहोगे तो हम एक SC वर्मा की केवल क्वेश्चन लेके सीरीज भी चलाएंगे, बस ये है कि जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से सीरीज चलेगी। SC वर्मा में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, एक जो मंकी वाला है बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो सारे हैं। और उन्होंने जो उनके, अगर आप बुक भी खरीदना चाहें तो खरीदना, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है तो पढ़ने में और मज़ा आता है। जैसे आप लेक्चर देखने आते हैं तो एक बार ये, अगर ये बुक है आपके पास SC वर्मा, तो इसको पढ़ के आइए, उससे और मजा आएगा। जैसे अब हम कल रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम करेंगे, तो आप एक बार देख लेना SC वर्मा, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप एक बार क्या करते हैं, या फिर PDF वगैरह अगर मिल पाए तो आप कहीं से भी एक बार उसको देखना। जब तक ले आप पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।